साल था 2019। लोकसभा चुनाव हुए और कांग्रेस को सिर्फ 52 सीट्स मिली। कई स्टेट्स में तो कांग्रेस का खाता तक भी नहीं खुला, जबकि इसके ऑपोजिट बीजेपी 303 सीटें जीतकर मेजॉरिटी पर बैठ गई। एक तरफ जहां 10 राज्यों की लगभग सभी सीटें बीजेपी को मिली, वहीं ये भी स्टैब्लिश हो गया कि बीजेपी से बड़ी पार्टी इंडिया में नहीं है और आने वाला दशक इन्हीं का है। इसी का नतीजा भी था कि जनवरी 2024 तक ये लग रहा था कि ये चुनाव केवल एक तरफा है, लेकिन आज के हालात देखें तो टक्कर कांटे की लगने लगी है। खुद जो बीजेपी कभी ऑपोजिशन की तरफ देखती भी नहीं थी, आज उनके लीडर्स के भाषणों में नाम केवल कांग्रेस का ही रहता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी के दिग्गज नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा क्या कांग्रेस के नाम से डर रहे हैं? अगर नहीं तो फिर उनके खिलाफ ये इतनी आक्रामक क्यों? क्या ये कोई पॉलिटिकल गेम है या फिर केवल इलेक्शन का प्रेशर? चलिए जानते हैं। देखिए, इंडियन पॉलिटिक्स में जितनी खलबली आज लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट को लेकर है, उतनी ही खलबली साल 2019 में बीजेपी और कांग्रेस में सीट्स को लेकर थी। इनमें 190 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था और तब भी बीजेपी ने इन सीट्स को आराम से जीत लिया था, जबकि कांग्रेस सिर्फ 14 सीटें ही अपनी पोल में कर पाई थी। मतलब तब भी विजय रथ बीजेपी के पास था। तो फिर आज क्यों ये कांग्रेस पर इतना आक्रामक हो गई है? 5 साल से तो राजनीति का शतरंज केवल बीजेपी पार्टी ही जीत रही है और कांग्रेस के पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो फिर बीजेपी को अचानक हुआ क्या है? चुनाव में बीजेपी में ऐसी खलबली मचने के कई कारण हैं। पहला तो खुद ये कि इस बार कांग्रेस इंडिया अलायंस बनकर चुनावी मैदान में उतरी है। इसी अलायंस के चलते कांग्रेस ने उन इलाकों में सीटें छोड़ दी हैं जहां रीजनल पार्टीज स्ट्रांग हैं। तभी तो इस बार उनके सदस्य केवल 328 सीट्स पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि 2019 में लगभग 421 सीट्स पर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। कुल मिलाकर पहले 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने नॉर्थ और वेस्ट राज्यों की जिन सीटों पर एक तरफा जीत हासिल की थी, उन्हीं सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर बनी हुई है और उनकी इस स्ट्रैटेजी ने कहीं ना कहीं बीजेपी की जीत के लिए भी मुश्किल बढ़ा दी है। अगर इलेक्शन सीट्स पर आप डीपली नजर डालेंगे तो कांग्रेस के इस बार वेस्टर्न सीट्स पर जीतने के आसार बन रहे हैं। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और दमन दीव की 45 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। ऐसी टक्कर हालांकि 2019 में भी थी, मगर तब बीजेपी ने इनमें से 43 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस के हिस्से में केवल 2 सीटें आई थी, मगर अब पासा पहले के मुकाबले पलटा हुआ दिख रहा है और अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस का कोई भी गेन बीजेपी को झटका देगा। इसके अलावा बात अगर नॉर्थ इंडिया के 13 राज्यों की करें तो साल 2019 में यहाँ बीजेपी पार्टी ने 100 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस 6 पर ही सिमट गई। अगर इन सीटों पर 2024 में कांग्रेस की सीटें बढ़कर 30 भी हो गईं, तो 24 नई सीटें बीजेपी के खाते से कटेंगी। एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि कांग्रेस जितनी भी नई सीटें जीतेगी, भाजपा के कुल आंकड़े में उतनी ही कटौती होगी। कांग्रेस की 52 सीटों में अगर 10 और सीटें भी जुड़ गईं, तो ये बीजेपी के लिए 10 सीटों का नुकसान ही होगा और अगर वो 90 के आंकड़े पर पहुंच गईं, तो वो भाजपा को 272 के आंकड़े से नीचे ही रोक सकती है और कहीं उसे 100 सीटें मिल गईं, तब तो राष्ट्रीय राजनीति में उथल पुथल मच जाएगी। ऐसे में जाहिर है जिस पार्टी ने 10 साल से देश की पॉलिटिक्स में अपनी धाक जमाई है, वो सीट बचाने के लिए राजनीति के अखाड़े में जोर तो लगाएगी। ऐसे ही तो 10 साल पहले कांग्रेस भी किया करती थी और जाहिर है कि जब पावर बीजेपी के हाथ में है तो वो भी ऐसा ही करेगी। लेकिन और भी कई वजहें जिनकी वजह से देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी अब बौखलाती हुई नजर आ रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि भला वो क्या है, तो इसमें पहली वजह तो यह है कि कांग्रेस ने देश पर लंबे समय तक शासन किया है। कई राज्यों में एक लंबे समय तक उनकी सरकार रही है। ये भी कहा जा सकता है कि पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन देश के लगभग हर कोने में, हालांकि यूपी में वो कमजोर है, लेकिन साउथ में उनका दबदबा ज्यादा है और ऊपर से राहुल की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा को भी बीजेपी नजरअंदाज नहीं कर सकती। खुद कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर बीजेपी का मुकाबला किसी भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से है तो वो अभी भी कांग्रेस ही है। 2014 और 2019 का चुनाव देखें तो समझ आता है कि बीजेपी के बाद कांग्रेस ही बड़ी पार्टी है और रीजनल पार्टियों की तुलना में कांग्रेस का जनाधार बड़ा है। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का मुकाबला कर रही है। इसके अलावा आजादी के बाद से कांग्रेस के सामने या तो कम्युनिस्ट पार्टी होती थी या फिर जनसंघ। कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस से अलायंस कर अपनी रिलेवेंस खो दी है और अब मुकाबला केवल कांग्रेस और बीजेपी के बीच बन गया है। वर्तमान में बीजेपी के बाद अगर देश भर में सांसदों, विधायकों और संगठन के लिहाज से कोई पार्टी मजबूत है तो वो कांग्रेस ही है। ऐसे में जाहिर है कि बीजेपी का निशाना तो कांग्रेस ही रहेगी। अब अगर बात दूसरे रीजन की करें तो कांग्रेस नेता और तेलंगाना के सीएम
रेवंत रेड्डी ने एक इंटरव्यू में कहा, अगर बीजेपी सरकार बनाना चाहती है तो उसे 250 से ज्यादा सीटें जीतनी होंगी, जबकि कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए 125 से ज्यादा सीटें काफी होंगी। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि बाकी सीट्स पर उनकी अलायंस उन्हें बैकअप कर रही है। वहां कांग्रेस को काफी कॉन्फिडेंस है कि लोकल पार्टी मामले को संभाल लेंगी। ऐसे में जाहिर है कि अगर कांग्रेस 125 से ज्यादा सीटें जीतती है तो भी अपने अलायंस पार्टनर के साथ सरकार बनने के लिए सक्षम हो जाएगी। इस हाइपोथेसिस के उदाहरण के तौर पर 2004 का चुनाव देखा जा सकता है। 2004 में कांग्रेस के पास 145 और बीजेपी के पास 138 सीटें थी। कांग्रेस ने बीजेपी से महज 7 सीटें ही ज्यादा जीती और गठबंधन के साथ सरकार बना ली थी। रेवंत का इशारा है कि 4 जून को अगर आम चुनाव 2019 के रिजल्ट में कांग्रेस अपनी सीटों पर इजाफा करती है और करीब 125 सीटों का आंकड़ा छूती है तो अलायंस के सहारे कांग्रेस केंद्र की सत्ता में काबिज हो सकती है। यहाँ एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि पार्टियों के हिसाब से देखें तो ज्यादातर पार्टियों ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है और बीजेपी के साथ कम। रीजनल पार्टियां बीजेपी की अपेक्षा कांग्रेस के साथ गठबंधन करने में खुद को सहज पाती हैं और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी की डोमिनेंस आज देश में बाकी पार्टियों से कई ज्यादा है। खुद मोदी अब केवल पीएम नहीं बल्कि ब्रांड बन चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री बनने से लेकर प्रभावशाली नेता बनने तक नरेंद्र दामोदर दास मोदी वो सब कुछ हैं जो उन्हें एक सक्सेसफुल ब्रांड बनाता है। लोगों के लिए तो वो उनके भगवान भी बन चुके हैं। ऐसे में जाहिर है कि छोटी पार्टियां ऐसी पार्टीज के साथ अपना गठबंधन जोड़ने से डरती हैं और कांग्रेस उन्हें बेहतर ऑप्शन दिखाई देता है। इसलिए जाहिर है कि अगर बीजेपी को मेजॉरिटी सीट्स नहीं मिली और उन्हें गठबंधन की जरूरत पड़ी तो उनके पास ऑप्शन नहीं है और यही बीजेपी का विजय रथ थोड़ा हिलता हुआ दिखता है। इसे ही बचाने के लिए उनका कांग्रेस पर आक्रामक दिखना जाहिर है सही लगता है। अब आए तीसरे पॉइंट पर, तो बीजेपी की एंटी मुस्लिम छवि और कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान भी कहीं ना कहीं जनता पर अब असर दिखाने लगी है। 21 अप्रैल 2024 को राजस्थान के बांसवाड़ा की रैली में नरेंद्र मोदी ने कहा, पहले जब उनकी कांग्रेस सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठा करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? और ये केवल मोदी ही नहीं जिनकी तरफ से ऐसा बयान आया है, बल्कि फरवरी 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह से एक इंटरव्यू में सवाल किया गया कि बीजेपी मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती। इस पर शाह भी ये कहते हुए नजर आए थे कि भारत सरकार और एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते बीजेपी का भारत के मुसलमानों के साथ वही रिश्ता है जो एक आम नागरिक के साथ होता है। मगर चुनाव में कौन वोट देता है ये भी तो देखना पड़ता है। इससे तो ये साफ पता चलता है कि बीजेपी अपने कोर वोटर और ओबीसी पर ज्यादा फोकस करती है। बीजेपी की पहली पंक्ति के नेता मुस्लिमों से कतराते हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण पर कांग्रेस को घेरते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस इंक्लूजन की बात करती है। राहुल गांधी ने इसी मुद्दे पर मोहब्बत की दुकान नाम से पूरा कैंपेन चलाया था। खुद हाल ही में असम के सीएम और बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक इंटरव्यू में कहा है, मैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता हूँ। जब तक देश में हिंदू मुस्लिम के कुछ मसले नहीं सुलझेंगे तब तक देश की राजनीति में हिंदू मुस्लिम होता रहेगा। ऐसे में हर्षवर्धन त्रिपाठी का कहना है, कम्युनिस्ट पार्टियों और कांग्रेस के एक साथ आने के बाद से अब देश में राष्ट्रीय स्तर पर 2 धाराएं हैं, एक और सेंटर और लेफ्ट जो कांग्रेस और उसका अलायंस फॉलो करता है, जबकि दूसरी धारा है राइट या नेशनलिस्ट जो बीजेपी फॉलो करती है। नेशनल लेवल पर इन्हीं दोनों के बीच मुकाबला होगा और इसी मुकाबले को फॉलो करते हुए बीजेपी अपनी हर रैली में कांग्रेस को घेर रही है। और ये एक तरफा नहीं है, बल्कि अगर आप कांग्रेस की रैली पर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि राहुल गांधी भी बीजेपी और मोदी को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। खुद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट से जनता को भाषण देते हुए राहुल ने कहा था कि नरेंद्र मोदी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मतलब हिंदुस्तान की सारी जनता जीव सब बायोलॉजिकल है, लेकिन नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि मुझे परमात्मा ने भेजा है और उनके चमचे कहते हैं वाह 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 क्या बात बोली है। राहुल का कहना था कि अगर वो सच में ही इतने भगवान से जुड़े थे तो कोविड में उन्होंने क्यों कुछ नहीं किया। इसके अलावा राहुल गांधी कई मौकों पर नरेंद्र मोदी को तानाशाह कहने से भी पीछे नहीं रहे। उनका कहना है कि बीजेपी के राज में देश केवल एक ही आदमी के इशारे पर चल रहा है। मीडिया आज उनकी भाषा बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट तक पर प्रेशर बनाया जा रहा है और खुद इलेक्शन कमीशन इतना ज्यादा एक पार्टी की तरफ झुकी हुई है कि उसकी क्रेडिबिलिटी 0 हो गई है। इलेक्शन से पहले ऑपोजिशंस के अकाउंट फ्रीज होना और अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना तो यही दिखाता है कि मोदी कैसे देश के लोकतंत्र को खोखला कर रहे हैं।
आखिर में ये कहा जा सकता है कि इस बार चुनाव कांटे की टक्कर पर पहुंच गया। हालांकि चुनाव का रिजल्ट 4 जून को आने वाला है, लेकिन जनता जनार्दन को अपने पक्ष में रखने के लिए हर दांव पेच खेला जा रहा है। इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि केवल बीजेपी आक्रामक है, बल्कि इतने सालों से जो कांग्रेस एकदम शांत थी, वो भी अपने फुल फोर्सेस के साथ बीजेपी की असफलताओं को गिना रहे हैं। फिर चाहे लद्दाख को लेकर उनकी बेरुखी हो या फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर उनका स्टैंड। इसके अलावा मणिपुर पर उनकी चुप्पी को भी हथियार बनाकर पेश किया जा रहा है। तो भैया, राजनीति में तो हर पार्टी एक दूसरे को गिराने के लिए तैयार रहती है और यही पॉइंट्स रहते हैं जिससे जनता को पता चलता है कि आखिर गवर्नमेंट ने 10 सालों में क्या काम किया है। देश की राजनीति में अब तो लोगों को इंतजार केवल 4 जून का है, क्योंकि तभी पता चल पाएगा कि इस साल किसकी सरकार आने वाली है और कौन फिर दोबारा 5 साल के लिए विपक्ष की कुर्सी पर बैठने वाला है। अगर जीत बीजेपी की हुई तो जाहिर है वन नेशन वन इलेक्शन और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे बड़े मुद्दों पर बीजेपी के फैसले देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर कांग्रेस के गठबंधन ने बाजी मारी तो हो सकता है साहब कि बीजेपी के लिए कई फैसले भी रिजर्व हो पाएं। खैर, जो भी होगा देखना दिलचस्प होगा। अभी फिलहाल आप हमें बताइए कि आखिर जीत कौन सी पार्टी की होगी। क्या इस बार गठबंधन की सरकार आएगी या फिर मेजॉरिटी बीजेपी के हाथ ही आएगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।